नमस्कार अर्पण जी। आवाज़ आ रही है? नमस्कार। अ, आज यहाँ होने का संदर्भ असल में अर्पण जी काफ़ी समय से कुछ बोलने के लिए कह रहे थे और ख़ास तौर पर फिल्म मेकर मैं हूँ और उस तरह से कैमरा के सामने रहने की आदत नहीं है। सो मैं मना ही करते जा रही थी उन्हें और अभी साल के अंत में ऐसा हुआ कि ये जो फ़िल्म बनाई है उसको ये पूरे साल जिस तरह निकल गया उसमें मैं उसके साथ जा नहीं पाई जहाँ जहाँ मुझे उसे दिखाने की इच्छा थी लोगों को। और तब मुझे लगा कि शायद इसको कम से कम अपनी तरफ से रिलीज़ कर देना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग देखना चाहते हैं, वो देख नहीं पा रहे थे। तो इस संदर्भ से इनके जनसुलभ पुस्तकालय पर भी यह कार्यक्रम के साथ जुड़ सका कि हम यहाँ फ़िल्म दे भी सकते हैं और लोग देख सकते हैं और इसके आसपास कुछ बात करने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो इसको ये फ़िल्म को जो लोग देख चुके हों, क्योंकि शायद ये आज ही डाली गई है तो इतना समय नहीं था, लेकिन अगर जो लोग देख चुके हों और अगर उनके फ़िल्म को लेके कुछ कहना हो या उस पे कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ पे कमेंट्स में अगर लिख देंगे तो मैं इसके अंत में शायद उस पर भी कुछ कह सकती हूँ। और इस फ़िल्म के बारे में सिर्फ इतना ही है, उस तक मैं अंत में भी पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि ये सबसे ताज़ी फ़िल्म है तो इसके बारे में इतना ही है कि जब हम इसको बनाने के लिए गए, जिसका शूट बहुत पहले हुआ था, बहुत लंबा समय इस फ़िल्म को बनने में लगा है। और इसमें जब हम गए तो मन में केवल यही प्रश्न था कि लोग पैदल तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं, क्या कारण है, क्यों निकलते हैं, इतने कष्ट सहकर क्यों कहीं पहुंचने के लिए निकलते हैं। और हमारे पास वो तीर्थयात्री की सहज आस्था सुलभ ना होने की वजह से ये प्रश्न भी था कि अ, एक कलाकार, कवि, फिल्मकार, जो भी अपने लिए शब्द जब सही लगता है उसके नाते हमारी तीर्थ यात्रा क्या हो सकती है। यही दो प्रश्न थे और इनके जवाबों के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि लोगों से इस बारे में पूछना नहीं है, लोगों से इस बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ उनके साथ चलना है और देखना है, सुनना है वो क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और शायद इसी में कुछ पता लगे तो कई सारे जवाब मिले इस फिल्म को बनाते हुए और कई प्रश्न भी खड़े हुए जो शायद हर फिल्म के बनने के दौरान खड़े होते हैं कि वो अगली फिल्म तक हमें ले जा सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिन लोग इसको देख पाएँ, क्योंकि ये फेसबुक भी एक तरह से बड़ा ही ब्लाइंड स्क्रीन है कि मैं दूसरी तरफ देख नहीं सकती कौन लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये फ़िल्म जिस वेबसाइट पे डाली है उसके पेज पर भी कमेंट्स का सेक्शन है। अगर आप वहाँ अपनी जो भी आपकी अ, उसके फ़िल्म का रिस्पॉन्स है उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये एक तरह से एक जुड़ाव बनेगा, क्योंकि उसके बिना तो कोई अर्थ नहीं है फ़िल्म दिखाने बनाने का, जब तक वो पहुंचता नहीं है संवाद। तो इस आज के कार्यक्रम में इसका नाम सहृदय की पाठशाला ने रखा है। उसको मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अ, ये विद्यानिवास जी का एक वाक्य है जिसमें असल में उन्होंने कहा है कि सहृदय की कोई पाठशाला नहीं होती। और मुझे बहुत समय से
इस शब्द पर सोचते हुए अ, ऐसा महसूस हुआ है कि सिनेमा ने वह पाठशाला मुझे सुलभ कराई है। और तो मैं इसको एक अ, धृष्टता करते हुए लिख रही हूँ। अ, क्योंकि इन लोगों से जो हमारे कई अग्रज रहे हैं, जिनमें विद्या निवास जी, दया कृष्ण जी, शैल्य जी, निर्मल जी, पांडे जी, बहुत सारे अग्रज कवि, चिंतक, दार्शनिक ये लोग रहे हैं जिन्होंने जिनसे मुझे लगता है कि मैं कहूँगी कि मैंने सीखा है, ये कहना उतना सही नहीं लगता, लेकिन जब जब जिस जिस अपने जीवन के स्तर पर अ, विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए आप इनके पास गए हैं, उसमें इन्हें इनमें आपका अपने आप को पाने जैसा अनुभव हुआ है। तो कई बार वो चीज़ें एक अलग ही संवाद का रूप धारण कर लेती हैं जो इनके साथ चलता रहता है। तो ये उसी की कड़ी में है। और मुझे लगता है कि ये जो सिनेमा की यात्रा जिसको मैं कह रही हूँ, वो एक 2 दशक की अ, यात्रा रही है, जिसमें हम सिर्फ सिनेमा स्कूल से पढ़ के निकलने के बाद की 20 सालों की बात करें, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपने संदर्भ से देखने की कोशिश कर रही थी आज, तो मुझे कुछ चीज़ें लगी जिनको मैं यहाँ छोटे में कह देना चाहती हूँ, एक संदर्भ आप लोगों के लिए बनाते हुए कि अ, एक वातावरण जो आपको बचपन से मिलता है, और हमें जो मिला अपने घर में, अपने परिवार में, वो एक बहुत ही दुर्लभ भी है, सौभाग्य भी है। और वातावरण, परिवेश, जिस तरह के माहौल, जो चीज़ें सुलभ कराता है, वो एक तरह से आपकी कई दिशाएं आगे की निर्धारित करती हैं। तो या तो आप उस दिशा में जाते हैं या उससे विपरीत दिशा में जाते हैं। तो मुझे जो याद है उसके आधार पर, जो बचपन में सबसे पहली स्मृतियां हैं साहित्य से जुड़ी हुई, तो उसमें मेरे पिताजी की कविताएं हैं जो वो बच्चों के लिए लिखा करते थे। वो शायद सबसे पहली चीज़ें रही होंगी जो हमने पढ़ी, सुनी, याद करी, समझी, नहीं समझी। और उसके पहले शायद हमारे माँ जो कुछ गीत, कुछ बच बाल कविता गुजराती में सुनाया करती थी एकदम शुरू में, वो बिल्कुल ही मतलब उसकी कुछ एक अलग तरह से स्मृति हैं। तो उसके साथ और इसी दौरान में ये दो कविता का एक तरह से रहा है घर में माहौल भी। दादा की तरफ से आता हुआ संगीत का एक सूत्र है, जिसमें चाचा, बुआ, ये लोग सब तरह से किसी न किसी तरह से अपनी तरह से एक तरह के संगीत से जुड़े हुए हैं। और नाना की तरफ से आता हुआ एक कवि और साहित्य का परिवेश है। तो ये दोनों कुछ था। और उसके साथ बचपन में जो रादुगा के रूसी कथा साहित्य से परिचय है, वो बहुत ही प्रभावशाली, उसका पन पे बहुत प्रभाव है, खास तौर पे उस पे जो कला, उस पे जो चित्र होते थे। तो ये सारा घर में जो था, ये सारा सुना हुआ चीज़ों से है। और उसके बीच में मैं सबसे पहले चित्र ही बनाती थी। साहित्य से मेरा कोई उस तरह से वो नहीं था, वो सब कान में पढ़ते रहने वाली चीज़ थी। और उसके बाहर शहर भोपाल में 80 के दशक में, क्योंकि बड़े हो रहे हैं, उस वक्त बहुत ही एक वाइब्रेंट माहौल था, बहुत ही जीवंत एक सांस्कृतिक परिवेश आसपास था, बहुत लोगों को सुनने, देखने, समझने का मौका मिला। घर में बहुत साहित्यकारों का आना जाना था। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत कुछ, मुझे अब आज ऐसा लगता है कि वो कानों में पड़ते रहने वाले जो स्वर हैं, उनसे जो मिलता रहा, वो कई बार बहुत अप्रत्यक्ष रूप से आपका आ, हिस्सा बन जाता है। और उसका एक बड़ा बड़ी भूमिका होती है अलग अलग तरह से। तो मुझे, मेरे साथ जो हुआ, मुझे लगता है वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रेजिस्टेंस भी हुआ कि मैं लिखूंगी नहीं कभी, कम से कम मतलब साहित्य में तो नहीं जाना है। ये क्लियर है कि क्या नहीं करना है, साहित्य पढ़ना नहीं है, साहित्य में जाना नहीं है, इसमें नहीं जाना है। तो उसकी एक विपरीत दिशा के तहत मैं चित्रकला की तरफ ही ज़्यादा गई, जिसमें ज़्यादा साइलेंस, ज़्यादा अर्थ और उनका बोझ नहीं था। और वही फिर डायरेक्शन जो है आगे एक कला महाविद्यालय में ले गया, और उसके बाद फिर वहाँ भी लेकिन कुछ मन नहीं लगा, और ऐसा लगा कि यहाँ खाली चित्रकला से काम नहीं बनेगा, और बहुत कुछ चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। और इस तरह से वो
धीरे धीरे वापस मैं लौटी वहाँ से, तो फिर साहित्य को पढ़ना हुआ, और अध्ययन मतलब उसका लिखने की बात नहीं थी। और उसके बाद फिर वहाँ से समझ में आया कि सिनेमा की तरफ जाना है, और ये इसका कोई ख़ास कारण नहीं है कि ऐसा सिनेमा की तरफ जाने का क्यों लगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक लिखित शब्द से जो मेरा संबंध था वो हमेशा से एक कुछ अनमना सा संबंध है, और वाचिक की तरफ एक आकर्षण है, और वो सहजता उसके साथ महसूस होती है जो लिखित के साथ महसूस नहीं होती, और वो अभी भी है बहुत, लिखने में जाने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि सिनेमा की तरफ जो रास्ता गया उसने एक तरह से मुझे निर्मल जी की मुझे याद है जब उन्होंने एफटीआई जाने के समय वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि अगर मैं साहित्य में नहीं जाता तो मैं सिनेमा में जाता। तो वो तो बहुत ही एक्साइटेड थे सुन के। और कहीं उन्हें लग रहा था, मैं तो उन्हें कई चिट्ठियां लिख लिख के परेशान करती थी, तो उन्हें लग रहा था कहीं कि ये कुछ सोच रही है कि क्या ठीक है कि नहीं ये निर्णय वगैरह। तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरी बड़ी काम आई, कि ये सब जो छोड़े हुए रास्तों की जो पीड़ा है, वो जो कठिनाई है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सारे रास्ते हम छोड़ देते हैं, वो जब हमारा वो चुनाव, सही चुनाव हमें मिल जाता है कि हमारे काम की दिशा क्या है, तो वो सारे रास्ते वहाँ जुड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि निर्मल जी का ये, जिसको निर्मल नुस्खा जो है, वो मेरे रोग के लिए कारगर बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन जब मैं पहली बार पुणे से लौटी, कुछ दिन फिल्म इंस्टीट्यूट में रहकर, तो कुछ मराठी के बारे में बात चल रही थी, और ऐसा लगा कि हाँ ये मैं कुछ पापा से बात कर रही थी, तो हमने कहा कि ये मराठी तो बड़ी पापा बड़ी कठिन, बड़ी कड़ी सी भाषा है, बड़ी कठोर सी भाषा है, और इससे कुछ खास मज़ा नहीं आता है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन वो भाषा जो है वो असली जो है वो उसके कवि की भाषा में ही खुलती है, और वो अलग हो जाती है, उसमें सुनना चाहिए, उसमें समझ में आता है। तो बात कहीं अटकी रह गई, और वहाँ से जब हम पुणे में थे तभी तुकाराम की कविता और इन सारी उससे वो हुआ, और बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि भाषा कैसे पूरी तरह से कुछ और हो जाती है, एक कवि जिस तरह से उसे इस्तेमाल करता है उसमें। और ये संगीत के साथ जुड़ के, गीत का अंश बन के, अ, लोक में जिस तरह से उसकी व्याप्ति है, इसने बहुत हद तक तभी से आकर्षित करना शुरू कर दिया था। लेकिन हालांकि मैं जब वहाँ से अपना काम पूरा करके लौटी, पढ़ाई पूरी करके लौटी, तो बम्बई की तरफ उस सिनेमा की तरफ जाने का कोई आकर्षण नहीं था। तो जब मैं लौटी यहाँ, तो ऐसा कुछ दिमाग में कई डायरेक्शंस तब भी थे कि क्या बनाया जा सकता है, क्या बनाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं मालवा की तरफ कबीर की कविता और उसकी व्याप्ति लोक में देखने के लिए आ, मैं गई सबसे पहले अपने कामों में। एक तरह से वो था जो शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत में अशोक जी थे, वाजपेयी जी थे, वो आए थे, और उन्होंने, वो उस समय वर्धा में थे, और उन्होंने सुना कि मैं अभी फिल्म संस्थान से करके लौटी हूँ। उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ करो, और क्या करोगे? तो मैंने सोचा, और मैंने ऐसे बोल दिया कि ये जो कवि हैं भक्तिकालीन, इनके ऊपर कुछ हिंदी यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा करिए। तो खैर वो काम उनके निमित्त से शुरू हुआ, और हालांकि वो फिर वहाँ रहे नहीं बहुत समय, और उनके जाते ही जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो सब ख़त्म कर दिए गए। तो वो फंडिंग नहीं हो पाई, फंडिंग पूरी तरह से रुक गई। लेकिन मेरी यात्रा शुरू हो गई, तो उसमें एक बार आप लोगों से मिलने लगे और उसमें पहुँच गए उस क्षेत्र में, तो वो फिर रुक नहीं सकती, क्योंकि फिर लोग आपको फ़ोन कर करके बताते हैं कि दीदी अब वो अगली एकादशी पे हम यहाँ मिल रहे हैं, पूर्णिमा पे वहाँ जाना है, ये है। तो आप बोल नहीं सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, फंडिंग खत्म हो गई। वो काम शुरू हो चुका है, वो यात्रा शुरू हो चुकी है, तो आप वो इस तरह से काम नहीं होता। तो वहाँ से जो शुरू हुआ, और उसमें फिर बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि ये फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो मुझे लगता है कि इस माहौल से निकल के ये बहुत दूर, बहुत ही अलग एक दुनिया थी, इसमें जाना शायद मुझे लगता है कि इसलिए भी था कि बहुत ही बचपन से एक
अजीब तरह से सबको जोड़ के कुछ खेलना, सब नए खेल आविष्कार करना, सबकी मंडली जुटा के कुछ करना, इस सब का बहुत एक होता है कि सबके साथ किया जाए। और सिनेमा में वो चीज़ थी जो मुझे लगती है कि सबसे अधिक मेरे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है कि हम कविता और चित्र जब मुझे बनाना होता है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं अपने कमरे में चुपचाप अकेले बंद करके बैठ के कर सकती हूँ। लेकिन सिनेमा जब मुझे बनाना होता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये अकेले नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे अन्य लोगों की ज़रूरत है, इसमें औरों का सहकार चाहिए, वो सबके साथ ही बन सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात मुझे लगती है, जो कि बाकी मेरे जो दूसरे प्रथम अ, प्रेम थे, चित्रकला और कविता, वो दोनों से अ, अलग कुछ डिमांड करता है मुझसे। तो वो उस कारण से जहाँ मुझे ले जाता है वो जगह मैं कभी जाती नहीं इसके बिना। तो इस तरह ये सब चीज़ें जब हम उस क्षेत्र में पहुँच गए, जब लोगों से मिलने लगे, जब उनको सुनने लगे, तब उसी ढंग से मैंने पढ़ा लिखा भी बहुत कम था, किताबें भी बहुत कम पढ़ती थी, पढ़ती हूँ अभी भी। और वो सुनने का अभ्यास, उनको जानने का, उनसे पूछने का कहीं अधिक था। तो वो जब पहली बार जब वहाँ देखा तो सबसे अधिक मुझे यही आश्चर्य हुआ कि हर बार हम अपने हिंदी के टीचर से पढ़ते थे स्कूल में ये रीतिकालीन भक्तिकालीन काव्य, और उसमें अधिकतर जो मेरी स्मृति है वो यही है कि वो हिंदी का टीचर बड़ा ही काफ़ी मतलब बहुत रुचि के साथ नहीं पढ़ाता था, पढ़ाती थी। और वो बोलते थे इसको कर लो, किसी तरह रट लो, लेकिन इसमें कोई ख़ास उनका इंटरेस्ट नहीं था। और ये मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता था, क्योंकि घर में कई तरह से ये बातें आती थीं, कान में पड़ती थीं कि ये बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग इसके बारे में अभी भी किताबें लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और हिंदी की टीचर का इंटरेस्ट नहीं है और बच्चों का भी नहीं है जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास में। लेकिन जब जो लोक है उनका है। तो ये दो ध्रुवों पर चीज़ें हैं, और लेकिन जो हमारे आसपास है उनका, उनके लिए ये बहुत डेटेड सी चीज़ है, या कुछ आर्केक लैंग्वेज है, या कुछ पीछे की चीज़ है। तो ये जानने की इच्छा मन में थी कि ये जो लोग गाते हैं, उनके कुछ लोगों को मैंने भोपाल में भी सुना था, तो उस ट्रैक को लेकर मैं पीछे गई। कुमार कुमार जी तो थे ही, कुमार गंधर्व के बिना तो शायद मैं कबीर को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत में उन्होंने जैसे उनके कबीर के काव्य और उनके अर्थ को मुखर किया है, वो किसी और तरह संभव ही नहीं है। उसको शब्दों में नहीं उस तरह से समझाया जा सकता, उन अर्थों की गूंज जो उनके कॉम्पोजिशंस में, उनके गायन में, उनके स्वर में बनती है। तो वो भी पॉसिबल नहीं था, वो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। तो वहाँ जब गए तो सबसे अचंभे की बात जो मुझे लगी, जो प्रश्न मैं लिए हुए पूरे कई सालों भटकती रही मालवा में ही, कि ये कबीर के पद जो हम क्लास में पढ़ते थे अपनी किताब में, बाल भारती में, जो कबीर के संग्रहों में संग्रहित है, और जो ये लोग गा रहे हैं उनमें कई वर्जन्स, उसके कई संस्करण एक ही कविता के मिलते हैं, उसमें सारे शब्द बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कबीर रहता है। तो वो क्या है जो नहीं बदलता है, लेकिन सारे शब्द बदल जाते हैं। और मैंने क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य बीए एमए में पढ़ा था, तो मेरे पास एक कॉलरिज की वो अवधारणा भी थी कि कविता की डेफिनेशन ये है कि बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। और यहाँ पर तो वो हो नहीं रहा है, शब्द बदल जा रहे हैं, उनके ऑर्डर बदल जा रहे हैं, सब कुछ बदल जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कबीर है। आप नहीं कह सकते कि ये कबीर नहीं है। तो आखिर कबीर है क्या चीज़? तो इसको ढूंढते हुए इसकी खोज में बहुत समय तक मालवा मध्य प्रदेश में घूमना हुआ, गांव-गांव में भटकना हुआ, लोगों से मिलना हुआ। बहुत सारा कुछ, लगभग 500 घंटे का हमने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जाके एक 1.5 घंटे की फिल्म बनती है उसमें बहुत घंटों के फुटेज के साथ। तो वो जो मेरा अनुभव था इस फिल्म को बनाने का, वो किसी और अनुभव से मेल खाने वाला अनुभव नहीं था, वो बहुत ही अलग अनुभव था। और उससे जो मन जुड़ा, तो फिर वो उससे फिर और किसी चीज़ से वो चीज़ नहीं मिल पाई जो वहाँ मिलती थी, जो लोगों से मिलके मिलती थी। और ऐसा लगा कि हाँ, ये यही है, यही लोग हैं जिनको मुझे मिलना था, और वो मुझे सिनेमा वहाँ ले गया जहाँ शायद मैं जाती नहीं उसके पहले, उसके अलावा। तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ सूत्र बना कि कई वजहों से, फिल्म के कई कारणों से,
पंजाब में भी एक बरस घूमना हुआ। वहाँ हम किस्से और सूफ़ी संगीत उसको उसका संग्रहण करते हुए हम लोग करीब 1.5 साल तक वहाँ भी गांव-गांव में गए और लोगों को ढूंढा और उनके साथ रहे और सुना और खाया और पिया और ये सब करते हुए इस सब को जाना कि ये है क्या। और इस तरह से मैं इसके बाद वो सबद कीर्तन वहाँ पे भी, गुरुद्वारे में भी, वहाँ उनके मज़ारों पे भी, वहाँ उर्स में भी, मेले में भी, ये एक बहुत बड़ा एक नया लोक उजागर हुआ। पंजाब में इसके पहले कभी गई नहीं थी। और तो इस तरह से ये भाषा का भी एक यात्रा होती रही साथ में, जिसमें जहाँ आप जा रहे हैं और हिंदी का होने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि हर जगह पर मुझे भाषा काफ़ी हद तक समझ में आ जाती थी। और फिर उसको सीखने में सहूलियत होती थी। और ये पंजाब और बंगाल और फिर उसके बाद तिब्बती बौद्ध दर्शन को और संस्कृति को, ओपेरा को, इसको स्टडी करते हुए कालिम्पोंग, सिक्किम और फिर लौट के भी महाराष्ट्र, जो ये लास्ट फिल्म है, ये इन सारे भाषा क्षेत्रों में जो भटकना, घूमना, मिलना, जुड़ना हुआ, वो सिनेमा की वजह से हुआ। और इसमें सबसे मेरे लिए जो मूल्यवान बात है वो ये है कि ये सारी भाषाएं तो मुझे आती नहीं, लेकिन सब जगह संवाद हो पाया। और एक वजह तो ये है कि हिंदी से जुड़ी हुई उसकी अ, मूल स्रोत है संस्कृत से, और संस्कृत भी मैंने पढ़ी है और बाकी हिंदी की मैं हूँ, तो वो कनेक्शन बन पाता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी, क्योंकि बंगाल में बाउलों को सुनते हुए, यहाँ महाराष्ट्र में वारकरियों को सुनते हुए, मालवा में कबीर पंथियों और गोरख और मीरा इनके भजनों को गाते हुए लोगों को सुनते हुए, पंजाब में भी बहुत लंबी परंपरा है उसके सारे कवियों और संतों की बानियाँ सुनते हुए, ये सब जो हम जिन जगहों पे जिन लोगों से मिल रहे थे, वो अधिकतर लोग जो हैं वो गरीब और नीची जाति के थे और एक से एक गुणी लोग थे। और इनके घर भी ऐसे ही बिखरे हुए गांव के एकदम किनारों पे थे और इनके घर में अधिकतर कुछ नहीं होता था। और लेकिन हमने इनके साथ रहें, खाया और सुना, और ये हर जगह हमें ऐसे लोग मिले जो रात रात में जाके उनको खेत में पानी देना है, उनको कुछ और करना है, और वो सब छोड़ के अपना बिना हमसे पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं है, वो बैठ जाते थे गाने। और जो उन्हें आता था वो सुनाते थे। तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ है को करते हुए, और ये फिल्म मैंने 2008 में बनाई थी। इसको करते हुए मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि ये जो भारतीय मानस है उसके साथ जो मेरा संवाद है वो किस भाषा में होता है, वो मराठी, हिंदी, पंजाबी में नहीं होता। तो वो कौन सी भाषा है जिसमें ये संवाद होता है। और क्योंकि हम ये खास तौर पर इस भक्ति काव्य को खोजते हुए इसी की धारा में किसी न किसी तरह जुड़ते हुए घूम रहे थे, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये वाचिक परंपरा और इससे जुड़े हुए लोगों का एक तरह का मानस है, और इनसे संवाद एक तरह की भाषा में होता है। और इसलिए हमारा संवाद उनसे हो पाता है, ये भाषा के परे जाके हो पाता है। तो ये जो आत्मीयता का भाव है, जो जो इस तरह से जिससे साक्षात्कार हुआ, वह उसने मुझे मेरे मेरे जीवन में मेरे मन और भाव को एक जो विस्तार दिया है, वो उसके लिए मैं सिनेमा सिनेमा की बहुत आभारी हूँ और उसकी ऋणी हूँ। और उसकी मेरे लिए वो इतनी बड़ी पाठशाला की तरह बनती है, जहाँ पे एक जिसे मैं बोल रही हूँ कि एक अन्य भाषा, उसमें मुझे एक उदाहरण के तौर पर याद आ रहा है कि जैसे मैं आलंदी घाट पे खड़ी थी एक बार, और मेरे साथ मेरे दोस्त था, और वो कहीं फोटोग्राफी कर रहा था और मैं यहाँ थी, और एक स्त्री बैठी थी, और उनके पास कुछ वो लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें दे दी थी, किसी ने केला, किसी ने कुछ वो सब रखा था। और तो करीब दोपहर हो गई थी, बहुत धूप चढ़ाई थी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैं वहीं बैठ गई सीढ़ी पे। तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मेरे को कहा कि चलो खा लो, खाने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने एक केला मुझे दे दिया,
और खा लिया और फिर कोई बात नहीं हुई, बैठे थे। फिर एक और महिला आई जो वहीं घाट पर रह रही थी कुछ समय से, घर से उन्हें कुछ निकाल दिया गया था या कुछ ऐसा, उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। इनकी भी ऐसी ही कुछ कहानी थी, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं करी। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं हैं, हम यहीं रहते हैं। और उसके बाद इस महिला ने पूछा कि वो जो दूसरी महिला थी उसका वो बेटा भी था और वो कुछ संसारी किस्म की थी, ये तो बिल्कुल ही अपने अकेली थी। तो उन्होंने पूछना चाहा कि भी वो कौन है, वो आपकी क्या लगते हैं, क्या है, क्या संबंध है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि वो मेरे साथ हैं। तो इस पे उनका जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि कौन है वो, क्या लगते हैं। तो ये जो दूसरी महिला थी, केला जिन्होंने दिया था मुझे, उन्होंने कहा उसको कि कह रही ना उनके साथ हैं। साथ नहीं समझे तुम? तो बस इतना ही संवाद। और ऐसे कई लोग मिलते हैं जिसमें ये एक समझ इसके पार जाके मिलती है। जैसे आप दाद देते हैं, जैसे आप सुनते हैं, जैसे आप देखते हैं उन्हें, केवल उसमें वो भी समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो वो उस भाषा में बात संभव हो पाती है। जो कि हमें पंजाब में एक सौदागर राम मिले थे, जिनको हम खोजते हुए बहुत दूर के एक गांव में पहुंचे थे। और हमने बहुत सुना था उनके बारे में कि आकाशवाणी के बी हाई आर्टिस्ट हैं वगैरह बहुत। और वो गाना छोड़ चुके थे, 60 साल के थे उस वक्त। और हमने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खुला, वो निकले। वो अच्छे बिल्कुल स्वस्थ हटे कटे आदमी थे और उनका वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट टंगा हुआ था। हमने उन्हें बोला कि हम ये कर रहे हैं, तो निकाला, वो गाने लगे। और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी ज़बरदस्त और इतनी बेहतरीन थी कि जैसे उन्होंने एक गाना ख़त्म किया, मैंने उनसे पूछा कि आपने गाना क्यों बंद कर दिया? मैं सुना कि आपने गाना बंद कर दिया है, लोग बता रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों, आप तो इतना अच्छा गा रहे हैं, आपने बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि सुनने वाले नहीं। हम तो जब गाते हैं तो सामने जो बैठा होता है उसके चेहरे पे क्या भाव आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, कितना कहना है, कितना नहीं कहना है। नहीं गा सकते। तो ये जो वो बता रहे थे वर्णन, ये ही सहृदय की बात है, जिसे वो अपनी तरह से समझते हैं और मुझे बता रहे थे। और ये ही वो सूत्र हैं जो मेरे लिए बहुत, मेरे जैसे कई लोगों के लिए भी शायद वो हैं, जो हमें एक बहुत बड़ी चेतना से जोड़ते हैं जाके, जिसे शायद भारत की चेतना कहा कहा जा सकता है, जहाँ पे दो हृदयों का, भावों का, चेतनाओं का संवाद संभव हो पाता है। और यहीं पर शायद मुझे वो सब जो अ, अ, बहुत पढ़ के सीख के शायद वो ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन वो ऐसे इन इन मौक़ों पर ऐसे सहज तरह से समझ में आ जाता है कि शायद जीवन को रस की तलाश इसीलिए कहा जाता होगा, क्योंकि वो रस कहाँ है, वो किताबों में नहीं है, वो कहीं किसी तरह से संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो उसको जब ये नए भाषा क्षेत्रों में हर जगह जाते हुए इतने अजनबी नए लोगों से, स्त्री पुरुषों, बच्चों, युवाओं, सयाने, सारे जनों से मिलते हुए हर बार वही चौंकाने वाली चीज़ होती है कि ऐसा लगता है कि इन्हें तो मैं जानती हूँ। तो ये कैसे संभव होता है और क्यों संभव होता है? और ये अपनापन अक्सर अपने जैसे जो लोग हैं बाकी शिक्षित समाज के, हमारे दूसरे अपने प्रोफेशंस के लोग, उनके साथ ये अपनापा क्यों उस तरह से महसूस नहीं होता? ये जो एक सूत्रता है, जो सहज संवाद है, इसमें इन सारे जगहों, इन सारे भाषा क्षेत्रों में भटकते हुए ये भी समझ में आया कि ये खान पान या रहन सहन या भाषाई एकता का सूत्र नहीं है। और इस ये कोई और सूत्र है, जिसे शायद हमारे यही सारे अग्रज, जिनका नाम मैंने पहले लिया था, अ, विद्यानिवास जी को जोड़ते हुए भी, कि ये शायद एक भाविक और एक अ, दर्शन की एक सूत्रता है जो हमें जोड़ती है, ऐसा मेरा अनुभव हुआ। और यही यहीं पर वो सारे जो भेद हैं, जिनमें परंपरा और आधुनिकता भी आती है, वो भेद अभेद हो जाता है। और
मेरे लिए इस तक पहुंचना सिनेमा के सहज सेतु से संभव हुआ, जहां पर वो हृदय का संवाद और मन का मन से जुड़ाव, ये अपने सीखे पढ़े अर्जित जो ज्ञान है, वो सब आ, खुल जाता है वहाँ पर। और एक एक सीधा जुड़ाव संभव हो पाता है। और इसमें ये कैमरा जो है वो बहुत आ, अहम भूमिका उसने निभाई है, और इसको मैंने धीरे धीरे समझा है अपने लिए। और हिंदी में मुझे पता नहीं इसके लिए क्या शब्द है, लेकिन फ़ारसी में इसे दूरबीन कहते हैं। और ये शब्द को सुन के बहुत चमत्कार ही लगा था जब पहली बार सुना था, कि सच में इसमें वो तत्व है जो दूर को पास लाकर अ, एक और अ, सच हमारे लिए रच सकता है। और ये कैमरा को बहुत समय से मैं कैमरा भी अब करती हूँ खुद। और इसने मुझे एक नई जगह पर ले गया है, कि जिस तरह से कैमरा के पीछे खड़े होके हम लोगों से बात कर पाते हैं, उनको कैमरा को भुलवा भी देते हैं और कैमरा रखा भी रहता है। और वो कर पाना संभव करता है कैमरा, जो भी मेरे लिए कर पाता है वो, शायद उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि वो अ, मेरे जैसे एक किसी व्यक्ति को जो बहुत ही अधिक दिमाग चारों दिशाओं में भागता हुआ व्यक्ति है, उसको वो सब लाकर एक वर्तमान के क्षण में स्थित कर देता है। इसके लिए कैमरा मुझे एक कॉन्शियसनेस डिवाइस की तरह महसूस होता है, चेतना के उस यंत्र की तरह जो ये संभव बनाता है कि मैं जहाँ हूँ उस क्षण वहीं रह सकूँ। ये और कोई चीज़ मेरे लिए नहीं कर पाती है। और इसके पीछे हमें चुप रहना होता है, इसके पीछे हमें सुनना होता है। अ, और कुछ अजीब ढंग से आप उस बातचीत में हिस्सा भी लेते हैं और उसे चुप रहकर देखते भी हैं, फिर बीच में हिस्सा लेते हैं। तो ये बारी बारी से एक तरह से उसमें शामिल और एक तरह से उसके साक्षी, दोनों स्थितियों में हो पाने की अ, संभावना इसके भीतर मुझे मिली है, जहाँ पे दूसरे को प्रधानता देकर एक पारस्परिक भाव की सृष्टि हो पाती है। और वो समझ में आता है, वो जुड़ाव जो होता है हृदय का, उसमें ये समझ में आता है कि ये सारा व्यापार किस लिए है, और शायद हम किस लिए हैं। और हम हैं ही इसलिए क्योंकि हम एक तरह से आ, दूसरों के हैं, दूसरों के लिए हैं। और इस वाचिक परंपरा में सिनेमा ने जिस तरह मुझे लौटाया है, वो बहुत ही एक मूल्यवान चीज़ है। और उसमें भाषा का प्रश्न, जैसा कि कई जगह पर इस चीज़ की बहुत हमारे यहाँ बात भी है कि इसकी भाषा सिर्फ एक व्यवहार की चीज़ नहीं है, ये इसका प्रथम तो अ, होना ही दूसरे के कारण है, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना ही उसका मेन रीज़न है। और ये सारा व्यापार उसके लिए है, और अपने भीतर भी वो एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन लेकर चलती है। और यहाँ पर शायद ये जो इतना सहज संवाद जो यहाँ पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है अलग अलग जगहों में, जैसे मैंने आपको बताया, ये कहीं हमारे नागर जीवन के पढ़े लिखे आग्रहों में कठिन हो जाता है, असहज हो जाता है, ये जुड़ाव नहीं हो पाता है। और वो कुछ भीतर आ, टूटता नहीं है, कुछ भीतर गलता नहीं है, कुछ भीतर जुड़ता नहीं है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है अपने समसामयिकों के साथ भी, अपने जो जहाँ पे हमारा काम है उन सब घेरों में काम करते हुए भी। लेकिन जबकि ये लोग जो हमसे बहुत दूर हैं और हम नहीं जानते, और आ, उनसे ऐसा महसूस नहीं होता, और वो सहज भाव से हो पाता है। तो ऐसा कहीं लगता है कि ये भाषा या शिक्षा या विचारधारा का जो साम्य है, वो हमें इस हृदय सूत्र में नहीं पिरो सकता जो चाहिए। क्योंकि असल में है यही कि इस भाषा में जिसमें हम परिचित हैं,
जिससे जो हम जानते हैं उसमें सब बहस मुबाहिस चर्चा वगैरह सब होता है, लेकिन वो पारस्परिकता कहीं खो जाती है, कुछ द्रवित करने वाला तत्व खो जाता है, और हर संवाद जैसे एक अलगाव, एक विशिष्टता को ही जन्म देता है, उसको ही वही वही अनुभूति और खनी होती है। और शायद अ, ये जो सवाल है कि हम क्या हैं, ये भी बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि अ, हम क्या, हमारी अभिप्सा क्या है, वो हमें कहाँ ले जाती है। और ये बंधुत्व का जो सूत्र है, जो भावनात्मक अभेद है, ये कुटुंब, समाज, राष्ट्र, विश्व बंधुत्व, ये सारे जो ख़याल हैं, वो उसका आधार मुझे लगता है कि यही है। और इसका प्रयोजन ही हमारे लिए शायद अपने आत्म का विस्तार, अपना विस्तार करना है। और वो अगर नहीं हो पाता है तो हर चीज़ में कुछ कमी महसूस होती है। वो मनुष्य होने का भाव क्या है, वो यही समझ में आता है। और एक बात पांडे जी की मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, गोविंद चंद पांडे, जिन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही है कि ये मानुष भाव जो है, वो मैंने ये सब बाद में पढ़ा वहाँ से लौट के, और वो अपनी अनुभूति को मैंने इनके विचार में जब परिलक्षित होते हुए देखा, तब मुझे वो बात समझ में आई। वरना बहुत कठिन विचार अ, के क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, और इतनी पढ़ाई मेरी है नहीं, लेकिन जो चीज़ें समझ में आती हैं वो वहाँ पे कुछ उसका रिफ्लेक्शन दिखता है जो हमने अनुभव किया है क्षेत्र में। तो उनमें से एक बात मुझे ये लगती है जो इन्होंने कही, और मुझे लगा हाँ यही तो, कि मानुष भाव सबके भाव को अपना भाव मानने की अपेक्षा करता है, और इस भाव से कटना ही नृशंसता है। उसमें होना अनृशंस है, और ये अनृशंस जो है, जिसको हम अक्रूर कह सकते हैं, वो अहिंसा से ज़्यादा महत मूल्य है। क्योंकि अहिंसा तो ना मारना, ना हिंसा करना है, किंतु यह हृदय, संवाद के हृदय में उतरने का आनंद है। तो मुझे बहुत सुंदर बात लगती है कि असल में ये जो चीज़ है वही एक सूत्रता की बात है, वही पिरोती है सब चीज़ों को। और यही संवाद, ऐसे ही संवादों की स्मृतियाँ हैं। कभी किसी आ, उड़ीसा के मेले में भटकते हुए सडनली आप एक मेले में देख रहे हैं, नीचे छोटी छोटी चीज़ें बिसात बिछाए कोई बेच रहा है, आप भी बैठ गए हैं, छोटे क्लिप और बहुत छोटे छोटे कुछ हैं, बगल में ही एक बब्बा और अम्मा कुछ खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और सडनली मेरी तरफ मुड़ती हैं और बोलती हैं कि ये देखना, ये कैसा है। और मैं कहती हूँ हाँ बढ़िया है, ये किसके लिए लेना है। वो कहते हैं उसके लिए, फिर वो अपने चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं है कुछ भी। और ये जो मुझे लगता है कि ये इस तरह से अपने घर की एक अपने कमरे की एक सुरक्षित परिधि से बाहर निकल के इतने विभिन्न अजनबी लोगों, भाषा क्षेत्रों में ले जाना संभव हुआ है, वो मेरे लिए वो इसी कैमरा की वजह से हुआ है। और इससे जो एक पूरा नया लोक खुला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने अदरवाइज एक एक ढंग से तो ये रूम ऑफ वन जोन जो है, उसको छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। और मेरा स्वभाव यही है कि ये तो और भी कमरे में घुस जाओ, लेकिन ये एक बहुत भिन्न तरह की चीज़ जो है, वो आपको उस कमरे से खींच कर ऐसी जगहों पे ले जाती है, ले गई है, कि जहाँ आप अदरवाइज नहीं जाएंगे कभी भी। तो वहाँ जाके अ, ये कैमरे का जो लेंस है, वो बहुत ही इन्हीं नितांत अपरिचित लोगों में मुझे अक्सर ले गया है। और हर बार उसके दर्पण में ये बिल्कुल ही सहज आत्मीय होके यही अजनबी दृश्य और बिंब और संवाद मेरे पास लौट आए हैं। और ये एक हर बार एक चमत्कार की तरह ही सामने आता है। ऐसा नहीं कि ये मुझे पता है क्या होगा, लेकिन हर बार लगता है अच्छा यहाँ भी। सो इस ढंग से ही मेरा ये इसका शीर्षक भी बना है कि सिनेमा को मैंने ऐसे अनुभव किया है कि मेरे लिए वह ये पाठशाला है जिसकी पाठ्यक्रम से कुछ भी बाहर नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके बाहर हो। और वाकई में जैसा निर्मल जी ने मुझे आगाह किया था और बताया था कि इसमें ऐसा नहीं है, वो सारे छूटे हुए रास्ते मिलेंगे एक जगह पर, तो वो जगह ही
ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही मेरे लिए निर्मल नुस्खा जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये मेरा मेरा जो रोग था असल में, वो जो मुझे इतना भटकाता हुआ ले गया, पहले चित्र की तरफ, फिर साहित्य की तरफ, फिर सिनेमा की तरफ, और फिर वापस कविता की तरफ। तो ये इतने जो रास्तों से जाना हुआ, इसका जो अ, पीछे जो इसके जो दिक्कत थी, वो यही जिसको जिसको शायद इस रोग का नाम अपरितोष दिया जा सकता है, कि किसी एक मर्मभूत अर्थ के लिए आप बेचैनी लिए आप भटकते हैं, और कई लुभावने मार्गों को छोड़ते हैं, कई भटकाती पगडंडियों को पकड़ते हैं, और सब कुछ में से गुजरते हुए आप ये तमाम रास्ते एक साथ लेके जहाँ पे जुड़ते हैं, वो मेरे लिए वो ज़मीन रही है जहाँ पे मैं लौट के आई हूँ। और मुझे लगता है वो कविता है, और वहाँ सिनेमा को भी मैं कविता ही कह रही हूँ, वहाँ कला को भी मैं कविता ही कह रही हूँ, वहाँ कहानी को भी मैं कविता ही कह रही हूँ। वो अलग अलग विधाओं की तरह नहीं, बट जो काव्य का जो स्वरूप है, जो उसके लक्षण हैं, जो उसकी भावभूमि है, जो वो आपके साथ करती है, उस ढंग से उसमें लौट के आना मेरे लिए संभव हो पाया है। और शायद इस ढंग से भी मैं ऐसे कह रही हूँ कि जो परंपरा में भी जिस तरह से सहृदय की कई परिभाषाएं हैं, पर एक परिभाषा में उसे काव्य का मर्म समझने वाला, काव्य का अर्थ समझने वाला कहा गया है, जो वो ही सहृदय है। और यह इसलिए क्योंकि काव्य में सब कुछ समाहित है, इसलिए ये एक सहज बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। और शायद इसीलिए विद्यानिवास जी का ये कहना है कि सहृदय की पाठशाला कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वह पाठशाला नहीं मिलेगी, वहाँ जाके सीखा नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक धारा है और उसमें शायद बस जुड़ा जा सकता है। और ये जो अनुभव है जिसमें इस धारा में आप जुड़ के कुछ समय के लिए आपके सारे छोटे मोटे दुख जो हैं वो भी खुल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप वो सब भूल जाते हैं, और वो एक जो विस्तृत जगत है उससे जुड़ना संभव हो पाता है। तो मेरे लिए ये जो रचना कर्म रहा है, जिसमें कविता और सिनेमा शामिल है, उसका रचना का जो सच है, वो एक तरह से एक जन्म में कई जन्मों का सा अनुभव प्राप्त कर लेने का अनुभव है। वो ऐसा कुछ ऐसी अनुभूति है जिसमें समय बहुत अलग तरह से अनुभूत होता है। तो इतने सारे जो अलग अलग जगह के लोग, जिनसे ना कोई पारिवारिक संबंध है, ना कोई प्रोफेशनल संबंध है, कोई लेना देना किसी से किसी तरह का नहीं है, और उनसे अ, ऐसा भी नहीं है कि आप चिट्ठी लिखते रहेंगे, उनसे ऐसा भी नहीं, कोई संवाद को बनाए रखने की अ, मजबूरी भी नहीं है, कोई उसके लिए प्रयत्न भी बाहर से नहीं है। लेकिन जो सहज व्यापार में वो हो पाता है, तो ऐसे हम लोग फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री के बारे में, सिनेमा के बारे में बोला करते थे कि जो कहानी वाली फिल्म होती हैं, फिक्शन जिन्हें बोलते हैं, कथात्मक फिल्म, उनमें जो है, जैसे आपकी आखिरी दिन फिल्म ख़त्म होती है, उस दिन आपका संबंध भी ख़त्म हो जाता है उन लोगों के साथ, और जितने लोग जुड़े थे वो सब अलग हो फिर के चले जाते हैं अपने अपने घरों को। लेकिन जो गैर कथात्मक है सिनेमा है, जिसमें हम एक्चुअली सच में जीवन में जाके लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, वहाँ ऐसा कहते थे हम कि जो आखिरी दिन होता है, वो पहला दिन होता है उस संबंध की शुरुआत का, तो वो ख़त्म तो होना नहीं है। तो वो ऐसा है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे वो संबंध
चल रहे हैं 10 साल से, 15 साल से। उनसे हम कुछ नहीं बात करते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, कभी मिल लेते हैं, कभी वो बताते हैं कुछ, लेकिन वो हैं उनको उनके साथ जो संबंध है वो एक इस वजह से भी बन पाया है क्योंकि जो हम खोज रहे हैं और जो वो खोज रहे हैं और जो हमें जोड़ने वाला सूत्र है वो इस इन संदर्भों से जिनमें हम उनको उनके पास हमें ले जाता है, वहाँ पर हमें वो मिल जाते हैं और कोई उनका कारण नहीं है। और ये इतने अलग अलग जगहों पर इसको महसूस करना और इसको पाना, ये एक बहुत ही ज़रूरी मुझे लगता है अनुभव रहा है क्योंकि अ, बाकी और जो चीज़ें हैं जिनको करा जा सकता है और करा गया भी है हमारे द्वारा, वो इस पूरे संदर्भ में और इस पूरे वार्तालाप आदान प्रदान, इसमें कहीं ना कहीं वो जगह खाली रहती है। और ऐसा लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ है जो शायद अगर सिनेमा मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं इस तरह से समझ भी नहीं पाती बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जो इन लोगों ने हमारे अग्रजों ने भी हमारे लिए इतना कुछ लिख के छोड़ा है और बताया है, उसको समझने भी जब मैं अगर आज जाती हूँ या अभिनव गुप्त को भी, तो जितना भी हमारे पास अभी बाकी बचा हुआ है जिसमें हम जाके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि वो किताबों से उस चीज़ को सीखना बहुत मुश्किल है। उसके पास वो स्रोत वहाँ नहीं है, वो वहाँ पे बचा हुआ है, कुछ चीज़ें वहाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन उसको अ, असल में उसको वहाँ समझा नहीं जा सकता। उसका उसका भी जो दर्शन है वो भी एक बहुत ही अनिवार्य रूप से उसकी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, और वो प्रैक्टिस से छूट जाना एक लंबे अरसे में भारत में जो हुआ है, वो बहुत सारे टूटे हुए जो पुल हैं उनको जोड़े बिना उस उन किताबों में रखा हुआ वो ज्ञान को पुनर्जीवित अ, मुझे नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। और बहुत सारी कबीर को करते हुए भी और अभी यहाँ भी मैंने देखा कि हमारा जो पूरा एक समाज है जो मेरे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का वो है, उसमें जैसे मैं बहुत विशिष्ट समस्याओं को लेके भटकती रही फिल्म बनाने के दौरान भी, कि ये कई सारे, जैसे एक महिला मुझे मिली जो बस घूमती रहती है, उसका कोई घर नहीं है, और वो उसके मैंने कई गीत रिकॉर्ड किए, और उस गीतों के जो अर्थ हैं उनको जानने के लिए मैंने कई सारे मराठी जानने वाले अपने मित्रों और अग्रजों और कई लोगों से उसको सुना के पूछा, तो बहुत ही मुश्किल उनके लिए हुआ उसको सुन पाना, उसको शब्द पहचान पाना, उसके अर्थ जोड़ पाना, क्योंकि जो भाषा भी हमारे लिए बन गई है, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो या बांग्ला हो, वो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की भाषा है जो रिटन वर्ड पे ही आग्रह रखती है, एक लिखित शब्द पर ही वो रखती है। तो उसमें जो खुलापन एक वाचिक परंपरा का था, कि जो मैं बोल रही थी कि वो सब शब्द बदल जाने के बाद भी कबीर कैसा रहता है, तो वो जो उसका स्पिरिट है, उसके पीछे का जो भाव है, वो हम हमें जोड़ता है उनसे, और वही शायद हमें उनसे अलग भी करता है क्योंकि हम उससे कट गए हैं। तो ये इनके अर्थ ढूंढना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम रहा इस दौरान इन फिल्मों को बनाते हुए, कि उनके अर्थ, और मैं 5-6 लोगों से पूछूं और 5-6 अलग अलग अर्थ मुझे उसके बताए जाएं, उसमें तय अर्थ नहीं हैं लोगों के पास। तो और फिर भाषा के कई, मराठी के कई प्रकार हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कौन सी मराठी बोली जाती है, उसमें कितने बदलाव हैं, उसमें कितने नुआंसेस हैं जो बदल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी डिक्शनरियों में नहीं मिलती हैं। तो उसमें वापस जाके मुझे लगता है कि जिस तरह का रविन्द्रनाथ और उस समय काम करने के लिए अ, क्षेत्र में काम करने के लिए कई लोगों का हमारे पास साक्ष्य है जिन्होंने वहाँ से ला के, क्षेत्र से सुन के वापस ला के उसको लिखा और उसको छापा। वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ वहाँ पर इन इन
कैटेगरीज में, इस तरह की भाषा में उसमें लाने के और उसको लाने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। और शायद ये सिनेमा संभव बनाता है कि एक तरह से वाचिक का जो क्षरण क्षरण लिखित शब्द आने की बात हुआ है, और वो एक दायरे से ही बाहर छूट गया है। लगभग इतना कि हम उन्हें अनपढ़ मानते हैं, जो अनपढ़ हैं वो अनपढ़ नहीं हैं। और असल में वो ऐसा संदर्भ बिल्कुल था ही नहीं कि जो ज्ञान का प्रकार है वो लिखित, वो तो रहा ही नहीं है, कभी वाचिक ही रहा है। लेकिन ये कब ऐसा हो गया कि बाकी जो असली स्रोत थे वो उसके बाहर हो गए। ये जानने का अवसर बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और इसने मुझे उत्तर उत्तर और उसी की तरफ खींचा है, जहाँ पे मुझे इसका जो लिखित का जो परिवेश है उसमें ऐसा लगता है कि जो हम जिसकी कमी खलती है वो असल में ज़्यादातर यही है कि इन्हीं चीज़ों में वो खो गए हैं, छूट गए हैं, और इन्हीं की कमी महसूस होती है, और इन्हीं के कारण शायद वो शब्द हैं जिन्होंने कुछ और रूप धारण करके वही हमारे बीच में खड़े हो गए हैं, जिनके कारण एक सीधा हृदय से हृदय का संवाद जुड़ नहीं पाता है। और वो जुड़े बिना मुझे लगता है कि जैसा आ, स्पष्ट है कि आज के समय में, आज के हमारे समाज में जिस तरह का हम कोविड के अलावा भी उसके पहले भी देख रहे थे, लगातार इस दिशा में जाना, इस अकेलेपन, इस एकाकीपन आ, का एक तरह से अभिशाप की तरह उसकी तरफ जाना, ना जुड़ पाना अभी भी, जैसे हम आ, जुड़ पाएंगे, कितना इस तरीके से हो पाएगा कि हम जाएं और बैठें सामने, साथ बैठ के, जहाँ जहाँ आमने सामने बात हो पाती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो जुड़ाव जो है वो मुझे लगता है वो कई तरीक़ों से, कई बहानों से हम जाते रहे इनके पास, और वो आत्मीयता वहाँ पर मिली, और हम उसको लेके लौट पाए, और उनका उन लोगों से साझा कर पाए जो वहाँ नहीं जा सकते, जो कुछ और कर रहे हैं, और उनके पास ये सुविधा नहीं है हमारी तरह कि वो इतना समय इसमें दे सकें कि वो जाएं और भटकें और पूरे पंजाब में घूमें और महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूमें, लोगों से बात करें और उसका कुछ सार लेकर आएँ, और उन लोगों के साथ इसका साझा करें जो कि लिखते हैं और कविता भी करते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं और जानना चाहते हैं। तो जैसे हमारे तीर्थ यात्रा की जो परंपरा है उसमें माना जाता है, और ये मुझे बहुत सुंदर बात लगती है। जब मैं ये बनाने गई जो चलो सखा उस देश में है, तब भी ये ख्याल मन में बहुत था कि ये जो तीर्थयात्री के प्रति देश में हमारे पूरे मानस में एक आस्था है। जैसे हमारे चाचा भी बताते थे कि बचपन में जब तीर्थयात्री कोई भी शहर से, गांव से, अल्मोड़ा से कोई गया हुआ है और वो लौटता था, पता चलता था, तो वो एक इवेंट होता था, एक घटना होती थी कि सब लोग बोलते थे भाई वो आ गया है, जाके उसको मिलना है। वो जाके आ गया, उसने इतनी यात्रा करके वो लौट आया है, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह था कि उस व्यक्ति से जाके मिलें, वो इतनी जगह घूम के चल के आया है पैदल। तो ये जो आ, दूसरे की यात्रा में अपना सहभाग और उससे मिलके उस पुण्य का साक्षी, उस पुण्य का सहकार उसमें कर पाना और उससे जुड़ पाना, ये जो एक भाव था कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये जा पा रहे हैं, तो ये जो काम हो सकता है उसमें कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जो ये मानती हैं कि हमारे हिंदुज़म में भी है, बुद्धिज़्म में भी हैं, जैन धर्म में भी हैं, जो बहुत सारे ऐसे चित्रकला के उनके एस्पेक्ट्स हैं जिसमें तीर्थ यात्रा, तीर्थ क्षेत्र, इनके चित्र बनाए जाते हैं। और उन चित्रों का, जैसे जैन समुदायों में तो ऐसा होता था कि कई बार बहुत ही, समझिए 20-20, 30-30 फुट के चित्र होते थे जो स्क्रोल की तरह मंदिरों में ही अंदर रखे जाते थे, साल में एक बार निकालते हैं और उनको टांगते थे, जो तीर्थ क्षेत्र का एक नक्शा है जहाँ जहाँ वो मंदिर हैं और वो हैं, और उनको देखने के लिए भी लोग जाते थे। वो लोग जो नहीं जा सकते, जो घरबारी लोग हैं, जो नहीं जा सकते, संसारी लोग हैं अपना छोड़ के, तो वो जाते थे, और उस इमेज को, उस बिंब को, उसको देखना भी कुछ पुण्य आपको दे सकता है,
ऐसी मान्यता लोगों में थी कि उसको देखना भर, उसको जानना भर, उस व्यक्ति से मिलना जो होके आया है। तो ये जो एक चीज़ है, ये अभी भी बहुत बड़े हिस्से में जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें मिलती है। जो एक सूत्रता ये भाषा की, इस कविता, इस भक्ति की, इस सूफ़ी धारा की, इससे जुड़े हुए कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये ना मिले। और उसी तरह से सिनेमा मुझे उन जगहों पे ले गया है जहाँ अब इससे जुड़ने की वजह से एक अलग अलग क्षेत्रों में कितने लोगों के साथ, कितनी भाषाओं के पार, कितने अलग ही सूत्रों से आप जुड़े हुए हैं, जिनमें मेरे कई छात्र भी हैं, मेरे सहपाठी भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और ये लोग जो हमारी फिल्मों में हैं वो भी हैं। और ये सब इतने सारे भाषा क्षेत्रों से मेरा संवाद और जुड़ाव होना संभव नहीं था इसके बिना। ये मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है जो ये सिनेमा के ही सूत्र से संभव हुई है। और इस फिल्म में भी ख़ास तौर पे यही कोशिश थी कि बिना कोई बातचीत किए, क्या दृश्य में और श्रव्य में सिर्फ देखना सुनना, जो कि सिनेमा का प्रमुख स्वभाव है और मनुष्य का भी बहुत पहले से, सिर्फ देखना और सुनना, इन्हीं दोनों जो सेंसेस हैं हमारे, उनके ही माध्यम से हम अधिकतर जीवन को जानते, समझते, उससे सीखते हैं। और सिनेमा भी इन्हीं दोनों चीज़ों को प्रमुखता लेता है। और ये जो कंडीशनिंग हमारी करता है, यही देखना और सुनना, क्या आपने सुना है, क्या सुनते हुए, क्या देखते हुए आप बड़े हुए हैं, यही चीज़ें इन्हीं दोनों देखने सुनने की प्रक्रिया से उस आपकी कंडीशनिंग को दूसरी दिशा दी जा सकती है कि नहीं। और मेरा अनुभव ये है, जिसमें सिनेमा पढ़ाने का अनुभव भी शामिल है, पिछले 10-12 साल से, उसमें ऐसा 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 अनुभव हुआ है, अभी भी होता है, कि सिनेमा को जो हम समझते आए हैं और इस देश में भी जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, जिस तरह से वो पॉपुलर सिनेमा ही देखा जाता है, वही आपके पास पहुंचता है, उसी की आपके मन में इमेज है, तो हम उस तरह से उसको जान नहीं पाते हैं कि सिनेमा की संभावना क्या है और क्या क्या काम दुनिया में हो चुका है उस तरह से, और कितने तरह का सिनेमा है। ये तो एक प्रकार का सिनेमा है, लेकिन सब लोग इसको इसीलिए जानते हैं क्योंकि सबसे अधिक साधन संपन्न सिनेमा यही है, सबसे अधिक राशि इनके पास है, सबसे अधिक प्रोडक्शन कंट्रोल इनके पास है, तो ये हर जगह पहुंच पाते हैं। इतना एडवर्टाइजमेंट है, इतना पैसा है, इतना आ, लेकिन उसके बाहर एक बहुत बड़े हिस्से का सिनेमा है। और जिसको, जैसे हम तीर्थ पट की बात कर रहे थे, तीर्थ पट उनको कहा जाता है, जो मैं जिनकी बता रही थी जैन मंदिरों में टांगते थे, तो वो तीर्थ पट की तरह ये भी हैं कि ये सिनेमा भी उस तरह के हैं कि ये कई देशों का सिनेमा, कई भाषाओं का सिनेमा जो कि हमें देखने मिला अपनी पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी, उसने भी हमारा जो विस्तार किया है चेतना का, उसमें बहुत बड़ा हाथ उसका, उसको देखने का भी है। इसके अलावा ये तो भारतवर्ष की बात हुई क्योंकि मैंने यहीं फिल्में बनाई हैं घूमकर, लेकिन उसके बाहर जो हमने देखा है वो दीन दुनिया का सिनेमा, उससे जो है वो भी, उसने भी इतना बड़ा विस्तार आपके मन का कर दिया है, क्योंकि उसके थ्रू आप कितने लोगों, कितने संस्कृतियों, कितनी भाषाएं आपके कान में पड़ी हैं, कितना आपने देखा है। और ये आपको यहीं बैठकर इस तरह का अनुभव हो जाना, ये एक बहुत ही जीवन के बहुत करीब की चीज़ है। उसकी अपनी दिक्कतें भी हैं, जहाँ से ये पॉपुलर सिनेमा का इतना पॉपुलर होना, इतना लोकप्रिय होना भी आता है कि वो आपको उन्हीं उन्हीं चीज़ों के बारे में उसी तरफ ले जाता है जो, जहाँ आपका एक नेचुरल खिंचाव है। तो लेकिन ये वाला दूसरा सिनेमा, जिसे हम कोई नाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री सिनेमा, फिक्शन सिनेमा, ये सब कैटेगरीज भी बहुत ही भ्रामक हैं असल में। और सिनेमा इतने तरह का है इस वक्त कि उसको इनमें बांट के ना देखना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे सफल अ, फिल्मकार हैं, जो हमारे इतिहास में भी महत्वपूर्ण हैं, और अपनी तरह से भी उनके अपने अपने देशों में भी उनकी बहुत मान्यता उस तरह से है कि इन्होंने कुछ खोजा है जो, जिसका साझा लोगों से
करने में एक बहुत बड़ी अ, सफलता उन्होंने प्राप्त की है कि ये बता रहे हैं वो शायद हमें और किसी तरह से पता नहीं चल सकता था, जो इनके थ्रू ही हमें पता चलना था, क्योंकि वो उनका देखना है, वो किस तरह से उन्होंने देखा, किस तरह से उन्होंने समझा, वो क्या दृष्टि हमारे पास ला रहे हैं। उसमें कई साल लग जाते हैं उसको करने में। जैसे हमने भी जो फ़िल्में बनाई उसमें इतना घूमना, इतना भटकना, सब कुछ शामिल था। तो वो लगभग एक जैसे कि लोग अपना कोई और काम करते हैं जो माना जाता है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, मान लीजिए पीएचडी, तो उस तरह से ही हर फिल्म हमारी तो बनी है, जिसमें हम समय को ऐसे नहीं बना सकते कि शूट करने में कितना टाइम लगेगा और एडिट करने में कितना लगेगा। वो इतने लंबे समय में उसके साथ रहते हुए हमारी भी एक बढ़त होती चलती है और उसके साथ ही फिल्म की होती है। और अगर वो तो हर फिल्म लगभग 5-5 साल में बनी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका और ये सारे अ, हमारे ही द्वारा निर्माण इनका हुआ है, प्रोड्यूस्ड हैं, क्योंकि शायद अगर कोई और निर्माता होता है तो उस पे उसका कंट्रोल जिस तरह से आता है वो फिल्म की दिशा को बहुत अधिक निर्धारित करता है। तो उसमें खुला रह पाना एक बहुत बड़ी शर्त हो जाती है। और इस तरह की फ़िल्म के लिए पैसा जुटाना, उसको करना और इतने लंबे समय तक उसको सस्टेन करना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत मुश्किलों के साथ ही लोग इसको कर पाते हैं। लेकिन वो कर पाने में, और अगर आप अपना काम भर कर सकें, आपको कोई गाड़ी बंगला खरीदना नहीं है, लेकिन अगर एक काम से दूसरे काम का भी पैसा निकला है तो वो भी बहुत इनफ होगा एक्चुअली। लेकिन भारत में उस तरह से बहुत मुश्किल है सिनेमा को करने की। लेकिन अभी के समय में जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मुझे लगता है बहुत सारे नए रास्ते लोगों के लिए खुले हैं। और अब तो ये भी देखना है कि कई कई तरह से कैमरा सबके फ़ोन में आ जाने की वजह से एक उस तरह का स्वरूप ही चेंज हो गया जो पहले था। तो उस ढंग से भी सिनेमा में बहुत परिवर्तन आएगा, आ रहा है ऐसा लगता है। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी इस तरह के काम की, कि आप इतना लंबा समय लगा के बनाएं, किसमें इस तरह की पेशेंस होगी कि वो बैठ के देखे। लेकिन मेरा जो भी जापान में इस फिल्म को दिखाने का अनुभव रहा, वो बहुत ही अद्भुत था। और जैसा कि मुझे हमेशा लगता है, वो कबीर की फिल्म के साथ भी लगा था, इसमें भी लगा कि ये कैसे, क्या लोगों को अच्छा लगेगा, क्या इसमें समझ में आएगा, कैसे जुड़ पाएंगे। लेकिन वहाँ जाके मुझे खासतौर से जापान जाने का तो मेरा पहला अनुभव था। और वहाँ भी वैसा ही एक अनुभव हुआ कि अच्छा, ये तो बिल्कुल अपने ही लोग हैं, और ये तो ऐसे समझ रहे हैं चीज़ को जैसे ये उन्हीं की चीज़ हो। उनके प्रश्न, उनका देखना, उनका सुनना, उनका कौतूहल, उनका ऑब्जर्वेशन, उनका कमेंट, सभी कुछ जो था उसने फिर से एक बहुत ही सार्थक यात्रा वो रही। और उसने वो उन लोगों से फिर एक नए किस्म के लोगों के पास वो ले गई, और उसने मुझे उनसे जोड़ा, जो मैं वैसे शायद नहीं मिल पाती। और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ जो हम काम करते हैं, वो किस तरह फिल्म को बनाता है, जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले एक बड़े लोगों की संख्या, जिन लोगों आप में से जिनने ये फिल्म देख पाए होंगे उन्होंने देखा होगा कि इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं। और उनमें से हर एक जो इसमें जुड़ा है उसका इसको बनाने में योगदान है। ये सबकी साथ एक तरह से कलेक्टिव आर्ट है, और सबका होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अ, वो उसको बनाता है, वो उसमें दिक्कतें क्रिएट करता है, वो मुश्किलें भी उसके कारण ही होती हैं। और उसमें उन मुश्किलों को पार करके जो मिलता है वो भी इसी में मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये भी जो एक बहुत अकेला कर देने वाला समय है, और बहुत ही बेचैन करने वाला समय भी है। और उसके अलावा ये जो जिस सहजता की हम बात कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देने के कई तरफ से उपाय हैं। ऐसे समय में भी, जब अभी मुझे लग रहा था कि अच्छा, इस समय में अब ये हो जाना जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें तो हमें न जाने क्या समझ में आ जाएगा कि हम कितनी व्यर्थ की लड़ाइयों और बहसों में लगे हैं। लेकिन जो हो रहा है उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि हमें समझ में आ रहा है या आएगा। अम, ऐसा 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 लगता है कि
वो बहुत ही दूर की चीज़ हो गई है। और उसी में शायद फिर से वही लोग हैं जो जिनके पास आप जा सकते हैं, जो बहुत ही अ, अकिंचन सहज लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हीं से जुड़ के वो अनुभूति अभी भी मिलती है, जो अभी इस दौरान भी हम लोगों ने कुछ काम किया, कुछ छात्रों ने फिल्में बनाई अलग अलग तरह से, जिनको हम गाइड कर रहे थे ही रिमोट पद्धति से ऑनलाइन। उसमें भी वो देखने मिला कि वही लोग हैं जिनसे बात कर रहे हैं, ये लोग जाके पूछ रहे हैं क्या हुआ इस बीच में, कैसे उनका घर छीन लिया गया, कैसे निकाल दिया, उनके क्या अधिकार हैं, कैसे वो रह रहे थे शहरों में। अ, तो वो फिर से वो जिस तरह से बात कर रहे थे कैमरा से, जिस तरह से हमने देखा कि कैसा कैसा अलग अलग शहरों में, ये पूरा अनुभव यही कैमरा की वजह से और लोगों का उनके यहाँ तक जाना और वो जुड़ाव जो बना, उससे जो कहानियाँ निकलती हैं वो बहुत अलग कहानियाँ हैं। और इन इनके लिए ही शायद मुझे लगता है कि ये माध्यम बहुत हमारे लिए ज़रूरी है एक तरह से, जिसमें जो भी वो कर पाया है, कर सकता है, वो करता है। और विस्तार जो वो करता है हमारे मन का, वो और अन्यत्र संभव नहीं है, अन्यत्र हो नहीं पाता। और उसके बिना ऐसा लगता है कि क्या अर्थ है किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है कि इतना ही मुझे कहना है फिल्म पर। और इसमें मुझे किसी ने कुछ पूछा है तो दिख नहीं रहा है, अगर कोई। हाँ, मैं ये वारकरियों के साथ भी मुझे जो सबसे जो मैं बता रही थी उसी तरह का अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण लगा कि उनके साथ भी चलते हुए कभी किसी से हम कितनी सहजता से उनसे बात कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, बैठे थे साथ में, कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और उसको एक बातचीत क्योंकि हमने करी नहीं, और हम उनकी तरह शामिल, हम उनकी तरह बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, हम कैमरा लेके घूम रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी कितने ही जगहों से हम गुजरे, कितने ही टेंट्स के पास से जहाँ से हम उनको कर रहे थे, हर आदमी ने यही पूछा कि आइए खाना खा लीजिए। बाकी कुछ नहीं, इतना ज़्यादा मतलब कोई आ, वैसी चीज़ नहीं है कि और ये मुझे हर बार मतलब इसकी बात मैं कर ही चुकी हूँ कि ये अलग अलग जगहों पर इसी तरह से होता रहा। अम, हाँ राजवीर, ये तो सही है आप जो कह रहे हैं, ये तो मुझे महसूस हुआ ही है बिल्कुल कि ये और ये शबद निरंतर जो कबीर वाली फिल्म थी उसको बनाते हुए भी मुझे ये बहुत अनुभव हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा, मैं यही देखने के लिए भी जाने की मेरी इच्छा थी कि ऐसा लोग बोलते हैं कि ये लोग गा रहे हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो ये क्या समझ रहे हैं। और उनसे मिल के और जो मुझे समझ में आया वो मुझे नहीं लगता है कि किसी किताबों से मुझे समझ में आ सकता था। और मुझे याद है कि जब शबद निरंतर बना के मैं लौटी तो शैली जी जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनको मैं दिखाना चाहती थी, उनको मैंने फिल्म दिखाई। तो जो पहला वाक्य उन्होंने बोला, तो वो एक हमारी काशी माँ उसमें थी, और काशी माँ बिल्कुल अपढ़ अपढ़ महिला बोल रही थी। और तो उन्होंने कहा कि ये ख़त्म होने के बाद शैली जी ने पहला वाक्य जो बोला वो ये था कि अरे, ये महिला तो वेदांत बोल रही है। तो ये जो था उस पर फिर हमारी बहुत बात हुई। और ये जो चीज़ थी कि जिस तरह से सारी बातचीत में बाकी लोगों से बहुत गूढ़ उसके अर्थ भी, बहुत ओपेक चीज़ें भी, उसको उनके साथ घूमते हुए और उनको सुनते हुए आज भी समझ रही हूँ।
मतलब मुझे लगता है कि वो फ़िल्म तो मैंने 2008 में बनाई थी, लेकिन अभी भी अ, उसके कई पद अम, गाते हैं, सुनते हैं, याद आते हैं बार-बार। उनका मन में चलता रहता है एक संवाद उनके साथ मेरा, और अभी तक मैं उनको समझ ही रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो व्यक्ति हैं जिनसे हम मिलते हैं, चाहे पंजाब में हो या कहीं भी, वो सब जगह आम जो ये लोग हैं, वो ये समझते हैं इस चीज़ को कि कितनी परतें एक अर्थ की हैं, और वो जो जिस तरह से वाचिक में संभव होता है, मुझे लगता है वो बहुत सारे परतें इसमें बहुत सारे खो जाती हैं। अ, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है वैशाली, तुम बोल रही हो। ये चीज़ थी, इसका भी मतलब मुझे लगता है वो आखिर में जो कैमरे को लेके मैंने क्रेडिट दिया है छोटे छोटे कैमरों को, जो बिल्कुल ही ऑटो फोकस वाले हैं, जिनमें कोई कंट्रोल नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक वजह थी जिसके कारण मैं वो देख पाई जो इस यात्रा में देखने की मेरी इच्छा थी, कि ये लोग तीर्थ यात्रा पे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों इतने कष्ट सहते हैं। खासतौर पे जब मैं महिलाओं को देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये क्यों खुश हैं, इतने खुश क्यों हैं ये लोग, ये तो बाहर आके वही काम कर रही हैं, वही खाना बना रही हैं, वही बर्तन धो रही हैं, वही कपड़े धो रही हैं, तो ये इतने खुश क्यों हैं। लेकिन वो सिर्फ वो सबका जो है साथ होना, चलना, हर दिन एक नए लैंडस्केप में जागना, फिर उठना, फिर चलना, फिर बारिश हो रही है, मतलब दुनिया भर की समस्याओं के बीच में आ, लोग बहुत खुश थे वही काम करते हुए, जैसे करते हुए घर में दुखी रहते हैं। तो वो जो चलने का वो था, और उसमें एक ये है कुछ वो चलते हुए ही महसूस हुआ और होता है कि तीर्थ यात्रा का जो असली भाव भी है कि कैसे आप लेके जब चलते हैं, इवन आप अगर माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग कुछ भी करने जाएं, अगर पैदल चलने का या कुछ ऐसा हो, तो आप खुद अनुभव करते हैं कि कैसे आप बहुत कुछ ये चाहिए वो चाहिए बहुत कुछ बांध के अपने बैग में ले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी यात्रा बढ़ती जाती है तो चीज़ें छूटने लगती हैं, आपको लगता है इसके बिना चला सकते हैं, इसके बिना तो थोड़ा हल्का अपने आप को करते जाते हैं। वो मुझे इसमें खुद भी अनुभव हुआ चलते हुए, कितनी चीज़ें आपके भीतर से छूटने लगती हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात शायद नहीं की जा सकती अगर हम इंटरव्यू लें, लेकिन वो देख पाना वहाँ संभव था, लोगों की जस्ट जस्ट वो खुशी जो उनके चेहरों पर थी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे वो फूल था, तो वो एक बहुत ही मामूली कैमरा से मैं क्योंकि शूट कर रही थी, तो मुझे कोई डर नहीं था उसको बचाने की, कोई चिंता भी नहीं थी इतनी, और मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए एक 7 लाख की भीड़ में अपने आप को डाल के, तो वहाँ वो ज़मीन पे मैंने रख दिया, तो अद्भुत था वो सारा देखना। तो मुझे लगता है कि ये खास तौर पे ये यात्रा बाकी फिल्में की भी बात है, लेकिन खास तौर पर ये पर्टिकुलर फिल्म जो है उसमें कुछ अनुभव जो हुआ है इसे शूट करने का, वो ऐसा कोई अनुभव मुझे पहले नहीं हुआ। और उसमें मेरे 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 जो दोस्त औरघो थे, और उनका बहुत बड़ा एक योगदान इसमें ये रहा है कि उनकी वजह से ही मैं ये मामूली कैमरा लेके जा सकी, क्योंकि उसने कहा कि ले जाओ तुम, ये तो जो तुम तो इसको ले जाओ, हम जो करना है कर लेंगे, कोई चिंता नहीं। तो मैंने कहा मुझे किसी को ले नहीं जाना है, मुझे कोई इसमें साथ में असिस्टेंट भी नहीं चाहिए, मुझे तुम भी नहीं चाहिए साथ में, वो एक छोटे कैमरे के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। और मैं कैसे, क्योंकि इसको अगर अनुभव ना करो, अलग से फिल्म खाली बनाओ, बहुत कैसे करेंगे। तो वो जो संभव हो पाया इसमें, वो फूल का, जैसे तुम कह रही हो, वो कई सारी चीज़ें बहुत ही अ, एक अद्भुत तरीके से सामने कैमरा कई बार मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ ये कैमरा मैंने यहाँ लगाया है, और मेरे सामने इंद्रायणी है, और उसमें एक नाव जारी है, और मुझे लग रहा है कि अभी नाव जारी है, इसके बाद अगर ये आदमी जो यहाँ कैमरा के बाहर से मुझे दिख रहा है ये अंदर आए, और ये सूर्य को अर्घ देने के लिए जा रहा है, और ये फ्रेम में यहाँ आके खड़ा हो जाए और वो अर्घ दे, और उस वो ऐसा ही होता था कि वो वहीं आके खड़ा होता था और वो ऐसे ही करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें मुझे लगता है कि कोई चमत्कार जैसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक अजीब तरह सहज तरीके से उसमें अपने आप को कंट्रोल ना करने की जो अ, विचार था उसके साथ उसमें जाने की वजह से हुई, जिसमें आप ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि जो आप चाहते थे वो हो जाता था, ऐसा लगता था। और इसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि
ऐसा नहीं था कि आप जो चाहते हैं हो जाए, लेकिन आप पता नहीं वो चाहते भी नहीं थे या चाहते थे या देखते थे, उसे पहले होने से पहले देख लेते थे, जाने क्या था, लेकिन कुछ और था उसमें। वो भाव नहीं था जो हम यूजुअली जाते हैं फिल्मों में और हमें ये लेना है, ये शॉट लेना है, ये करना है, ये वो भाव ना होने से एक तो आप बहुत मुक्त थे और दूसरा आप लगातार अ, उनके मन के साथ होने की कोशिश कर रहे थे कि ये किस स्थिति में है, मनस्थिति में है, वो क्या देख रहे हैं, वो हम देख सकते हैं क्या, वो जो क्या देख रहे हैं, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं। तो शायद उस वजह से ये भी संभव हो पाया। और ये सारी चीज़ें भी जो तुम कह रही हो छोटी छोटी, ये भी इसी तरह से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको समाप्त किया जा सकता है यहाँ। आप लोग बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद अर्पण जी का, चंदसोला पुस्तकालय का, कि वो ये काम कर रहे हैं। एक तरह से वाचिक परंपरा का ही काम मैं इसको समझना चाहूँगी। और आप लोग अगर फ़िल्म देखें तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ, देखते हुए क्या लगा। बहुत खुशी होगी। नमस्कार।